हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने सारे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो इससे हमें इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस पता चलती है। तो डिटेल में डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूँगी कि आज के जो वीडियो के डिस्कशन के थ्रू आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म जो कि एक एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि फेडरेशन की मीनिंग क्या होती है, राइट, या जो फेडरलिज्म टर्म है ये लैटिन वर्ड से कैसे आया। देन इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसको डिस्कस करेंगे, इंडियन फेडरलिज्म को फीचर्स डिस्कस करेंगे कि क्या फेडरल फीचर्स प्रेजेंट हैं, राइट। इसके बाद से मेन जो हमारा टॉपिक है वो नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन को समझना। नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन थोड़ा सा टेक्निकल है, राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको सिंपलेस्ट वे पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाऊँ। जनरली जब नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म लिखने को आता है तो मैंने कॉपीज़ को इवैल्यूएट करते हुए ये पाया कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, जो फीचर्स हैं इंडियन फेडरलिज्म को वही लिख देते हैं नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म में। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो डिफरेंट डायमेंशन हैं, दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं इंडियन फेडरलिज्म के। तो आज मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो नेचर वाला पार्ट है वो मैं आपको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, जो कि स्टूडेंट्स को हमेशा टफ लगता है और वो अपने आंसर में उसे मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं पूरा आंसर फीचर्स से भर देते हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्कॉलर्स और एक्सपर्ट के ओपिनियंस क्या हैं इंडियन फेडरलिज्म को लेकर। जैसे केसी वियर का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे, राइट, कि किस तरीके से उन्होंने क्वासी फेडरल कहा है इंडियन फेडरलिज्म का। देन B.R. अम्बेडकर का पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास जिसके हम ओपिनियंस डिस्कस करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दीज ओपिनियंस हम लास्ट में अपना आंसर कंक्लूड करेंगे और उसको करंट से जोड़ेंगे कि अभी प्रेजेंट में जो नीति आयोग इस्टेब्लिश किया गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट करने के लिए, तो क्या रोल है, कैसे कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म होता है। तो ये एक ओवरव्यू है। तो होप सो कि आपको पसंद आएगा आज का कंटेंट। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज। तो इंट्रोडक्शन की बात करें अगर, राइट गाइस, तो आप क्या लिख सकते हो कि जो फेडरेशन है ये एक लैटिन वर्ड से आया है एंड इसका मतलब जो होता है ट्रिटी या एग्रीमेंट। फेडरेशन का मतलब है एक तरीके की एग्रीमेंट, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किससे संबंधित है, तो ये होता है स्टेट जो सेट ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे कि वो यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो इन जो ये डिफरेंट सेट ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं वो 2 टियर भी हो सकता है, 3 टियर भी हो सकता है, मतलब मोर देन 2 टियर होना चाहिए, 2 टियर या मोर देन 2 टियर, ओके। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है शेयरिंग ऑफ द पावर को लेकर। सो डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में जो पावर डिवीज़न होता है, अथॉरिटी का डिवीज़न होता है ना, इसी को लेकर ये एग्रीमेंट होता है। तो दिस इज़ द बेसिक सिंपल मीनिंग ऑफ द फेडरेशन। अब जो फेडरल सिस्टम की हम बात करते हैं तो बेसिकली 2 सिस्टम होते हैं, 2 मेजर सिस्टम होते हैं जब हम फेडरेशन की बात करते हैं या इस जो एग्रीमेंट की बात करते हैं। इसके 2 नेचर, 2 टाइप्स होते हैं। पहला है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड दूसरा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इनमें दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन को समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा इजी है इसे समझना। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या हुआ, जो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट, राइट, ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ये क्या करते हैं आपस में एग्री होते हैं कि हाँ एग्री होकर फेडरेशन बना दिया, जस्ट लाइक दैट, ओके। ये उसी तरीके से है जैसे कि आपके बैच में कई सारे पीपल्स हैं और कोई प्रोजेक्ट करना है, वो आपस में आते हैं कि भाई हाँ चलो हम एक टीम बनाते हैं और ये प्रोजेक्ट करते हैं, गेटिंग इट। तो ये हमने अपने वॉलेंट्री मतलब अपने इंटरेस्ट, विलिंगनेस हमने दिखाई
जितने 4-5 लोग हमारे बैच के थे, हमने एक ग्रुप बनाया और हमने प्रोजेक्ट बनाया, काम किया, उस पर शुरू किया। और हमारे अपने टास्क डिवाइडेड हैं कि क्राफ्टिंग का काम कौन करेगा, राइटिंग का काम कौन करेगा, राइट, ये सारी चीज़ें। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सब, तो यहाँ पर जो स्टेट होते हैं वो ऑटोनॉमी ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस तरीके के मॉडल में। जैसे कि यूएस में आप देखेंगे कि जो स्टेट है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। तो इसी तरीके से जैसे हमने टीम बनाई, भाई हम अपनी इच्छा से आए हैं और हमने एक टीम बनाया, तो सबको अपने अपने जुरिडिक्शन में ऑटोनॉमी है कि भाई जो क्राफ्टिंग करेगा उसको उसमें ऑटोनॉमी है, जो डेकोरेशन करेगा उसको ऑटोनॉमी है कि भाई उसका ही आइडिया, वो ओपिनियन ले सकता है लेकिन चलेगी उसी की कि हाँ भाई उसको टास्क दिया गया है वो ये। ओके, देन दूसरा जो मॉडल है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन उस तरीके के सिस्टम में काम आता है जहाँ पे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जाना होता है। मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट हैं उनका सेम नेचर नहीं है, चाहे वो ऑटोनॉमी से संबंधित हो, चाहे वो उनकी सवरैनिटी से संबंधित हो, तो डाइवर्सिटी है। गेटिंग, तो ऐसे में क्या होता है कि जो पावर्स होती है वो जो मेन जो लीडर होगा ना उस पे ज़्यादा टिल्टेड होती है। जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जो ये हम बैचमेट वाला टीम वाली बात कर रहे थे, तो यहाँ पर तो विलिंगली सारे आए थे। ओके, यहाँ पर क्या है, एक डोमिनेटिंग पर्सन है, फॉर एग्जांपल कैप्टन है, वो डिसाइड करेगा कि भाई हाँ ये एक प्रोजेक्ट किया जाना है और इसमें हमें 4-5 लोग चाहिए, यूनियन बनाना है। तो वो लोगों को मतलब इसमें एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। अब प्रोजेक्ट में डाइवर्सिटी लाना है, सबको रिप्रेजेंटेशन भी देना है, ये क्लास कैप्टन की जिम्मेदारी है, वो टीम लीडर है, तो वो कोशिश करेगा इनको इसमें एकोमोडेट करने की, राइट। तो बट स्टिल यहाँ पे कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है उन मेंबर्स को जिनको इस प्रोजेक्ट में लाया गया। जो लीडर है, जो कैप्टन है, उसके पास ज़्यादा पावर है। सिंपल सा एक इमेजिन करो, तो इससे आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म समझ में आएगा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है। होल्डिंग में होल्ड कौन कर रहा है, आपका कैप्टन होल्ड कर रहा है ना, और कैप्टन डिसाइड करेगा कि किसको क्या पावर दिए जाने हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ओके, सिंपल सा है। अभी फर्दर और ये क्लियर हो जाएगा जब हम और कुछ टेक्निकल टर्म डिस्कस करेंगे। तो ये बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन में इतना, ये स्लाइड आपके लिए मोर देन इनफ है जो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब आते हैं, जब हम नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि जो इंडिया में फेडरल सिस्टम प्रेजेंट है उसके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं, जिससे कि हम नेचर को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। क्योंकि भाई पता होना चाहिए ना कि इंडियन फेडरलिज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, तभी तो आप समझ पाओगे नेचर इसका कि क्यों ऐसा है। गेटिंग इट। तो इंडियन फेडरलिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये एग्रीमेंट वाला रिजल्ट नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं ना, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये मॉडल नहीं है इंडिया का। इंडिया का मॉडल क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पहला। तो इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो इस तरीके से डेवलप किया गया है जिसमें जो हमारा एक इंडिया को यूनाइटेड रखा जाए। इंडिया को यूनाइटेड रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, राइट। डाइवर्स बहुत सारे एस्पेक्ट पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के मामले में, चाहे वो कल्चर के मामले में है, चाहे वो फूड के मामले में हो, राइट, या चाहे वो रिलीजन के मामले में हो, चाहे वो रीजन के मामले में हो। तो यहाँ पे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब डाइवर्सिटी है, हमें सबके इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना है और साथ ही साथ हमें इंडिया को यूनाइटेड भी रखना है। रीजनल, अब यूनाइटेड भी रखना है और जो रीजनल ऑटोनॉमी है उसे भी मेंटेन रखना है। फिर इसके बाद से आप देखोगे कि जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी ऐसा नहीं है कि एक रीजन का हो गया दूसरे रीजन का नहीं हो पाया। तो चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, राइट, या सेंट्रल हो, हमें वेस्ट हो, हमें सबका जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो साइमल्टेनियसली या कलेक्टिवली चलना है, तभी हम ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो पुश कर रहे थे इंडिया को कि हमें जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ फेडरेशन है जो यूएस में प्रेजेंट है वो सुटेबल नहीं हो पा रहा था इंडिया के लिए। तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है कि इंडिया, दैट इज़ अ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ अ स्टेट।
तो आप देखोगे सबसे मज़े की बात ये है कि हम फेडरलिज्म इन इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो फेडरेशन की टर्म है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? हमने यूनियन शब्द को चूज़ किया क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे एंड इवन चेयरमैन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने प्रेफर किया यूनियन ऑफ स्टेट टर्म को। इसके कारण भी इन्होंने ये मेंशन किए, राइट। पहला तो ये कि जो हमारे जो जो प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, जो स्टेट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, इन स्टेट्स को क्या है, ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए, क्योंकि भाई ये एग्रीमेंट तो हुआ नहीं था कि आपके एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है तो आप इससे अलग हो जाओगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट ज़्यादा सुटेबल है इंडियन फेडरेशन के लिए, क्योंकि जो ये फेडरेशन बनाए तो स्टेट को राइट नहीं है इस फेडरेशन से, इस एग्रीमेंट या इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का, बाहर जाने का। गेटिंग इट? फिर इसके बाद से दूसरा पॉइंट है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, ये रिजल्ट, ये जो दिस इज़ नॉट द आउटकम ऑफ द रिजल्ट। अब ये दोनों पॉइंट को मैं नेचर में डिटेल में डिस्कस करूँगी। दीज आर दी पॉइंट्स जो हम स्टूडेंट्स को बहुत ही टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स लगते हैं, समझ में नहीं आते। मैं इसको पूरा मतलब डिटेल में डिस्कस करूँगी कि ये सिचुएशन क्यों आई। ब्रिटिश स्टेट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को अगर हमने ठीक से समझ लिया तो हमें ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट मैं वही डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है, दिस इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स। इसकी मीनिंग क्या है? जो ये यूनियन है ना, जो ये एग्रीमेंट है, जैसा कि BR अम्बेडकर ने कहा कि स्टेट को इस यूनियन से बाहर जाने का राइट नहीं है, तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। मतलब आप इस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ सकते, इस एग्रीमेंट से बाहर जाने का राइट नहीं है स्टेट्स को। तो ये हो गया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। दूसरा है विथ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स। डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स का मतलब ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि वो नए स्टेट्स बना सकती है या स्टेट का नाम ऑल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकती है। तो हम जो ये स्टेट्स हैं ना, इनको कम ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना बनाया, उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड बनाया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि झारखंड एग्जिस्टेंस में आया, राइट। तो इस तरीके से जो ये स्टेट है ये डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इनको कम ज़्यादा या इनके नाम चेंज किए जा सकते हैं, इनकी बाउंड्रीज चेंज किए जा सकते हैं। जबकि आप देखोगे कि जो कन्वेंशनल मॉडल ऑफ फेडरलिज्म होता है, जैसे कि जो US है, वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होता है। स्टेट्स के पास अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी है। जो फेडरल सिस्टम है जो वहाँ का, उसमें जो यूनियन है वो स्टेट्स की बाउंड्रीज नाम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इंडियन मॉडल कन्वेंशनल मॉडल से अलग हो जाता है। ये तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इंडिया और US के फेडरेशन को कंपेयर करेंगे तब। देन तो अब जब इंडिया का फेडरल का नेचर ये है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट, तो जब ये US के मॉडल के साथ तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये किसके साथ फिट बैठ रहा है? तो हमने कैनेडियन पैटर्न को अडॉप्ट करने में कुछ ज़्यादा सुटेबल समझा इंडिया के पर्सपेक्टिव पे। अभी हम देखेंगे कि क्या ये पर्सपेक्टिव था। तो इस तरीके से हमने ये एडजस्टमेंट क्यों किए इसमें, ये सारी चीज़ें कि हमने स्टेट को राइट नहीं दिया इस एग्रीमेंट से बाहर जाने का, तो ये हमने इंडिया की जो नीड्स थी ना उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी चीज़ें, फेडरल जो प्रोविजंस थे। क्यों? क्योंकि इंडिया को हमें यूनाइटेड रखना था। इंडिया में ऑलरेडी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो सबके इंटरेस्ट हैं उनको साथ में लेकर चलते हुए भी हमें इंडिया को यूनाइटेड रखना था। गेटिंग इट? तो उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की अपनी नीड थी जिसके अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट करने पड़े फेडरल सिस्टम में। तो होप्स हो कि अभी ये फेडरलिज्म इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं जो आप अपने अपने एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल ज़रूर देना, मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को। अब फीचर्स क्या है इंडियन फेडरलिज्म के? तो जो फेडरल
फीचर्स हैं वो प्रेजेंट है, जैसे कि डुअल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिवीज़न ऑफ पावर है, 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती केस में दिया गया, इसके आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी उसमें चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फेडरल फीचर्स को चेंज करना इतना आसान नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है। तो और ये जो जुडिशरी है ये गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है जुडिशरी का, उसको यूज़ करके जुडिशरी ये मेंटेन करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम रहे। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट अपने मनमानी ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहें। देन बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा में आप देखोगे कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर इम्पॉर्टेंट हो जाता है फेडरल सिस्टम में, जहाँ पर स्टेट के इंटरेस्ट को भी सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जा सके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब मैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में आती हूँ, दैट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। गाइज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। इमेजिन करना, चीज़ों को एक स्टोरी की तरह समझना। एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें नहीं समझ में आ सकता है ना, बस आपको बस इसको बहुत ईजी लेना है, इतना टफ नहीं बनाना जितना स्टूडेंट इसे बना देते हैं। तो समझते हैं, नेचर को समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री को समझते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बहुत सारे प्रोविज़न्स थे। उनमें से एक प्रोविज़न ये भी था कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं एंड जो इंडियन स्टेट्स हैं, आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में तो कई सारे डिवीज़न था, जो टेरिटरीज़ थी, जैसे कुछ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो राजा रजवाड़े जो रियासतें थीं, राइट, इंडियन स्टेट्स थे वो। फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जहाँ पे ब्रिटिश अपने गवर्नर्स के थ्रू रूल करती थी, राइट। तो इस तरीके के कई सारे जो यूनिट्स थे उनमें कई सारे टाइप्स प्रेजेंट थे। तो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के थ्रू जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, तो ये जो यूनिट्स हैं वो कैसे प्रोसीड करेंगी फर्दर, उसको समझो, तभी आप नेचर समझ पाओगे। तो जो इंडियन स्टेट है, इनको तो ये तो एक तरीके से कंप्लीटली फ्री हो गए, क्योंकि जो इंडियन स्टेट थे ये किसकी पैरामाउंटेसी में काम कर रहे थे, किसकी सुपीरियरिटी डोमिनेंस में काम कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। जो इंडियन स्टेट थे मतलब वो नाम के रूलर्स थे और उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी हुई थी डिसीज़न लेने के लिए एंड ऑल। ये सिर्फ क्या करते थे, इनके डिसीज़न को एग्जीक्यूट करते थे। तो ये प्रिंसली स्टेट्स, राजा, जो किंग एंड जो रियासतें थी वो प्रेजेंट थी। जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो अब इनके ऊपर से ये बॉस हट गया, तो अब इन्हें फुल्ली ऑटोनॉमस हो गए, कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई इन्हें, राइट। तो ये जो रूलर्स थे ना, नेटिव रूलर्स थे जो, अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पे नहीं थे, कंप्लीटली फ्री। और इस इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में इन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या जो पार्टीशन के थ्रू जो पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, नई कंट्री, उसको ज्वाइन कर लें, या तो वो इंडिपेंडेंट रह लें, उनकी मर्जी। अब हम आपके बॉस नहीं हैं, आपको डिसाइड करना है, आप में ऑटोनॉमी है। ये तो सबसे बड़ा कारण यही बन रहा था कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो आउट ऑफ जो एग्रीमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो रियासतें थीं, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ ने तो विलिंगली ज्वाइन कर लिया इंडियन यूनियन को, बट इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो क्या थे, उनको या तो 3 तरीके की चीज़ें हुई थी। एक तो विलिंगली ज्वाइन कर लिया, और एक ये था कि जो हमारे उस टाइम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो लीडर्स थे, जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आए थे, जैसे सरदार पटेल का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा था, फिर जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को यूज़ किया और बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कन्विंस करने में सक्सेस रहे कि आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लें।
राइट। लेकिन इसमें से फिर भी बहुत सारे जो कुछ स्टेट्स बच जाते हैं जो जिनको ना तो इन्फ्लुएंस किया जा सका ज्वाइन करने के लिए, ना ही जिनको रेडी किया जा सका। एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो हैदराबाद का, जूनागढ़ प्रोविंस का, या आप कश्मीर का। इवन कश्मीर का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। ये एग्ज़ाम्पल मेंशन करना, नोट डाउन इन्हें कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेट्स थे जिनको मतलब इंडियन यूनियन में मिला पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम वही जो ना अपना नया इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे टाइप का। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ इस मैप में कि किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो अब ऐसे में फिर उन्हें फोर्स किया गया, मतलब फोर्सफुली उन्हें इंडियन यूनियन में शामिल किया गया एनी हाउ। ओके, तो कई सारे मिलिट्री ऑपरेशन करने पड़े, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस तरीके की सिचुएशन थी। तो जो इंडियन फेडरेशन है, तो ये तो हमें क्लियरली समझ आ गया कि ये इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। अब ये क्यों नहीं था, ये कारण थे जो हमने अभी देखे सिचुएशन। दूसरा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अमेरिकन फेडरेशन का दे सकते हो कि इस तरीके की डाइवर्स यूनिट्स प्रेजेंट थी, तो हम अमेरिकन फेडरेशन को कैसे अडॉप्ट कर सकते थे। गेटिंग इट। तो एग्रीमेंट तो हो नहीं पाया जैसा अमेरिकन फेडरेशन में हुआ था कि हाँ एग्रीमेंट के थ्रू सारे स्टेट्स बन गए थे यूनियन का पार्ट। दूसरा, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, आपको पता है ना दूसरी टाइप्स जो थी टेरिटरीज़ की, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो। तो जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो ये क्या हो गई, ऑटोनॉमस तो हो गई कि भाई अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो गवर्नर है वो नहीं रूल करेगा, अब कोई इंडिया का जो हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा वो रहेगा। लेकिन ऑटोनॉमी के साथ मिली, लेकिन इनको सवरैनिटी नहीं थी। ये ऑप्शन नहीं था कि ये वाला कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये क्या किया कि ये कॉम्पैक्ट तो नहीं बना पाए ना अपना, कि भाई विलिंगली आए थे और कॉम्पैक्ट बनाया इन्होंने, राइट। ऐसी चीज़ें तो हुई नहीं यहाँ पर। तो इट वाज जस्ट कुछ सिमिलर था कैनेडियन फेडरेशन के। तो आप देखोगे कि इस तरीके के जब डिफरेंट प्रोविंसेस को लाना था, जो डाइवर्स स्टेट्स थे, रीजन थे, तो स्टेट को जो हमारा यूनियन था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। क्यों स्ट्रॉन्ग बनाया गया, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ थी ना, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ज़बरदस्ती लाया गया था, उनको इस फेडरेशन में बनाए रखा जाए, या जो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ये फ्यूचर में जाके कहीं सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना चला दें। जैसे हमें अलग, अब जैसे आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे नागालैंड में है ना कि वो अपना अलग अलग स्टेट की बात करते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, खालिस्तान, तो बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं, जैसे खालिस्तान का हो गया, या जो नागाज़ का चलता है लेकर कि हमें अपना सेपरेट बनाना है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, आप देखोगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को टैकल करने के लिए ज़रूरी हो गया था कि जो सेंटर है उसको थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी जाएँ। तो यूनियन को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया, और साथ ही साथ जो ये स्टेट है इनको ये राइट नहीं दिया गया कि इस एग्रीमेंट से वो बाहर जा सकें। तो इसको समराइज़ कैसे कर सकते हो कि इस तरीके से हमने ये देखा कि जो इंडियन फेडरेशन है, ये जो ट्रेडिशनल वे है इससे थोड़ा सा अलग है। ओके, तो इस तरीके से इन जो हमारे फेडरेशन, जो इंडियन फेडरेशन है, बाहर आता है। और इनिशियल स्टेज ऑफ द फेडरेशन में जो हमारा इंडियन यूनियन था, उसमें 4 टाइप्स ऑफ स्टेट रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। सो पार्ट ए में वो रहते हैं जो कभी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, राइट। फिर पार्ट बी में वो रहते हैं जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। फिर इसके बाद से पार्ट सी में आप देखोगे, फिर पार्ट डी। इस तरीके से चीज़ें बनाया गया। ओके, तो होप सो कि ये नेचर आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसकी जो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड है वो समझ लिया। ओके, तो अब देखोगे कि अब ये सब क्यों जो हमने डिस्कस किया है उसको मैंने यहाँ पॉइंट्स में प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप अपने आंसर में लिख सकें। हालांकि ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इंडिया क्या है, दिस इज़ द क्रेडल ऑफ डाइवर्स सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड जियोग्राफिकल कंडीशन। तो यहाँ पर ज़रूरी हो गया था कि हमारी जो जियोग्राफिकल नीड्स हैं
स्टेट्स की, तो स्टेट को भी इक्वली एम्पावर किया जाए, ऑटोनॉमी दिया जाए, ताकि वो अपनी कल्चरल, सोशल एंड जियोग्राफिकल नीड्स के अकॉर्डिंग लॉज बना सकें, डिसीजन ले सकें। और साथ ही साथ यूनियन को इतनी पावर दी गई कि इनको ये इकट्ठे रखें, राइट। इसके बाद से जो फेडरलिस्ट जो हमारा इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से फ्रेम किया गया कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, चाहे वो नेशनल क्राइसिस की आ जाए, चाहे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू हो जाए, या सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ मान लीजिए शुरू हो जाएं हमारे इंडिया में, तो हमारा जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है ये यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। इसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं, और इमरजेंसी प्रोविजंस में आप देखोगे कि प्रेसिडेंट रूल भी लगता है, नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ताकि जो नेशनल क्राइसिस या सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ हैं इनसे डील किया जा सके। ओके, और बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं कि जो 2 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जो यूनियन और स्टेट, इनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे। आप देखते हैं कि डिफरेंट ओपिनियन क्या है हमारे जो नेचर ऑफ फेडरेशन है उसको लेकर। तो केसी वियर है, ये कहते हैं कि जो इंडियन फेडरेशन है दैट इज़ अ क्वासी फेडरल, मतलब ना ही कम्प्लीटली फेडरल है, ना ही कम्प्लीटली यूनिटरी है, राइट। तो क्वासी फेडरल कहा है। फिर डॉक्टर अंबेडकर है, इन्होंने कहा है कि जो फेडरलिज्म है, लेकिन दैट इज़ द वो फेडरलिज्म जिसमें हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया है, जो सेंटर है उसको ज़्यादा पावर दी है, वो इसीलिए कि हम यूनिटी ऑफ द नेशन को मेंटेन रखें। फिर आइवर जेनिंग का स्टेटमेंट है कि फेडरेशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज़ हैं, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, या पार्लियामेंट के पास पावर होना कि वो स्टेट की बाउंड्रीज़ को, नाम को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। इसके बाद से जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था, और के.एम. मुंशी का स्टेटमेंट कर सकते हो कि इंडियन फेडरेशन क्या है, क्वासी फेडरल यूनियन है, और लेकिन इसके इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, वो जो यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स हैं वो भी इनकॉर्पोरेटेड है। ओके, और ये फार्मर चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो इंडियन फेडरेशन है इट इज़ नॉट अ फेडरल सिस्टम इन अ ट्रू सेंस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर। फिर हम अपने इस आंसर को कंक्लूड करें तो ये कर सकते हैं कि डी बसु की एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर ली है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना तो ही प्योरली फेडरल है और ना ही प्योरली यूनिटरी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और ये कॉम्बिनेशन हमने इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया था, फ्रेम किया गया था, ताकि इंडिया की जो उस टाइम जो सर्कमस्टेंसेस एंड नीड थी उसको पूरा किया जा सके। भाई फेडरेशन में यूनिटरी फीचर्स इसीलिए अडॉप्ट किए गए थे ताकि नेशनल क्राइसिस या सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज से डील किया जा सके। ओके, तो फिर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट कि जो इंडिया फेडरेशन है उसकी कुछ कंडीशन को फुलफ़िल करता है, बट यस देयर इज़ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, एंड वो क्यों है ये भी हमने समझ ली। तो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ताकि इंडिया की सवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन को मेंटेन किया जा सके। नीति आयोग को यहाँ पे ज़रूर देना कि प्रेजेंट में नीति आयोग लाया गया जो कि इस जो ये कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म है इसको और बूस्ट किया जा सके, क्योंकि अगर हमें 5 ट्रिलियन GDP गेन करनी है, अचीव करनी है इंडिया की, तो स्टेट का डेवलपमेंट, स्टेट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। फिर इनइक्वालिटीज़, पॉवर्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं तो सेंटर नहीं कर सकता ना, पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट तो स्टेट करते हैं। तो स्टेट का कोऑपरेशन एंड स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है इस डेवलपमेंट प्रोसेस में वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आप टॉपिक को करंट अफेयर से जोड़ के कंक्लूड करना। गॉट इट ना? तो कमेंट मुझे करना कि कैसा लगा, क्या नेचर समझ में आया आपको, और ये समझ में आया कि हम कंक्लूज़न को करंट से कैसे जोड़कर कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को। बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वही शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप एक बार ये करना शुरू कर दोगे आप हैबिचुअल हो जाओगे, अपने आप करंट अफेयर्स को आप कंक्लूज़न में और इंट्रोडक्शन में जोड़ने लग जाएंगे आप। ठीक है, so this is all for today. Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Bye bye, take care.